नवीन लोक प्रशासन के विकास को देखने के लिए हमें इसके 3 सम्मेलन की बात की जाएगी। नवीन लोक प्रशासन का विकास। नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए सबसे पहले समिति की बात होती है हनी। सबसे पहले लोक प्रशासन के विकास की बात करेंगे तो यहाँ पे हनी प्रतिवेदन या हनी रिपोर्ट आती है। प्रतिवेदन आपके हिंदी वाले पेपर में है प्रतिवेदन, हनी प्रतिवेदन। अमेरिका में यूएसए और अमेरिका के कहां पर? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कब? 1967 1959 ईस्वी में हनी प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। ये हनी एक व्यक्ति है, ये हनी कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। हनी को एक कार्यभार सौंपा गया था और उनको कहा गया था, और ये हनी कौन थे आपके? वहां का एक विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया से जिसका नाम है सिराकूज। जो आपके हनी भाई साहब सिराकूज विश्वविद्यालय के क्या रहे? प्रोफेसर रहे। और इन्हें एक कार्यभार सौंपा गया था और इन्हें कहा गया था कि आप नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए किस प्रकार से बिंदुओं को शामिल करना चाहेंगे, कि नवीन लोक प्रशासन में हम क्या करें ताकि प्रशासन का सुदृढ़ीकरण कर सके। तो ये हनी भाई साहब को प्रतिवेदन देने की बात कही गई। और कब कहा? और इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? 1967 में। और यह प्रतिवेदन कहां पर सौंपा? फिलाडेल्फिया में ही एक सम्मेलन हुआ था यूएसए। और एक यहाँ पर एक संस्था है, उस संस्था का नाम और कोट करेंगे हम कि किस संस्था ने इनको ये ऐसा कार्यभार सौंपा गया था। तो वो संस्था का नाम था लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी। लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी। इस लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने हनी को एक प्रतिवेदन देने की बात कही। और प्रतिवेदन किससे संबंधित होना चाहिए? नवीन लोक प्रशासन के विकास या नवीन लोक प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए किन बिंदुओं को कोट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात इन्होंने 1967 में अपनी बातें रखी। और वो कौन कौन सी बातें, वही जानना है, वही हमें हनी प्रतिवेदन के लिए इतना जानना होगा कि क्या कहा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। तो सबसे पहली बात कही इन्होंने, सिर्फ एक शब्द कहा कि ये जो लोक प्रशासन है इसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए? व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। लोक प्रशासन का व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। ये सब चाहिए जैसी बात करेंगे, ठीक है। मतलब ये अपना रिपोर्ट अपनी कुछ बातें बता रहे हैं नवीन लोक प्रशासन सुदृढ़ीकरण करने के लिए। साथ ही इसने कहा, जैसे कि आप देखते हैं अपन भारत में देखते हैं लोक सेवा आयोग है, राज्य सेवा आयोग है, क्या न्याय आयोग है, क्या शिक्षा आयोग है ऐसा। तो इन्होंने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रों में, केवल एक राष्ट्र में नहीं, कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा दूसरे बिंदु के रूप में कि जैसे कि लोक सेवा आयोग होता है वैसे ही शिक्षा के लिए भी लोक सेवा आयोग हो। शिक्षा का राष्ट्रीय आयोग, जिसे क्या कहा जाएगा? शिक्षा का राष्ट्रीय आयोग हो। शिक्षित होंगे तभी तो लोक प्रशासन के महत्व को समझेंगे। तो दूसरा बिंदु क्या कहा हनी प्रतिवेदन में, कि शिक्षा का राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? चाहिए, होना चाहिए। और नेक्स्ट बिंदु देखेंगे तो नेक्स्ट बिंदु में उन्होंने कहा कि शासकीय प्रक्रियाओं में, जैसे कि शासकीय प्रक्रियाओं में 3 अंग प्रमुख रूप से होते हैं। ऊपर वाला मैं यहाँ पे लिखूंगा तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु के रूप में उन्होंने क्या कहा कि शासकीय प्रक्रियाओं में आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, या फिर आप कह सकते हैं प्रक्रियाओं में विधायिका, कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका। ये शासन के क्या है? तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस शासन के प्रमुख 3 अंग हैं और चौथे अंग के रूप में मीडिया होता है। तो इनके बारे में ये कहा कि शासकीय प्रक्रियाओं में इन तीनों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यपालिका। हमारे भारत में कौन सी मिलती है आपको? कार्यपालिका शासकीय प्रक्रियाओं में मिली हुई है, कुछ मात्रा में विधायिका मिली हुई है,
लेकिन न्यायपालिका है क्या? तो उन्होंने क्या कहा हनी प्रतिवेदन में कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को कहां शामिल किया जाना चाहिए? शासकीय प्रक्रियाओं में तीनों को शामिल किया जाए। ये बात भी कहा जा रही है तीसरे बिंदु के रूप में कि शासकीय प्रक्रियाओं में इन तीनों बॉडियों को भी शामिल किया जाए, जिससे कि नवीन लोक प्रशासन और अधिक सुदृढ़ होगा। और आखिरी बात इन्होंने कहा कि जो अध्ययनकर्ता लोक सेवा को आजीविका बनाना चाहते हैं, क्या कहा इन्होंने, मतलब अपने बारे में बात की है। मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने क्रिकेटर देखे होंगे, पूरा जीवन ही क्रिकेट को समर्पित कर देते हैं, फिर उनको ही क्रिकेट के क्षेत्र में ही कुछ अच्छी मानक उपाधि दी जाती है। जो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं उनको क्रिकेट के क्षेत्र में लगाया जाता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो लोक सेवक के रूप में पूरा अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए, अन्य लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। क्या कहा मैंने? तो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं आपको डिक्टेट करके बोल देता हूँ, आप लोग लिखिएगा चौथे बिंदु के रूप में जो हानि प्रतिवेदन में कहा गया है। लिखिएगा, जो अध्ययनकर्ता लोक सेवा को आजीविका बनाना चाहते हैं, जो अध्ययनकर्ता लोक सेवा को आजीविका बनाना चाहते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। उन्हें छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। कल्याण नोट डाउन। किसी का छोटा तो लास्ट टाइम और बोल रहे हैं कि जो अध्ययन करता है और लोक सेवा को अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। और आखिरी बिंदु एक और लिखिएगा इसमें, पांचवें बिंदु के रूप में, 5 बिंदु तो अपने पास कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नवीन लोक प्रशासन के विकास क्रम को समझाइए, तो उसमें हानि प्रतिवेदन ही पूछिए आपसे, हानि प्रतिवेदन क्या है। लिखिएगा आखिरी बिंदु, समझ जाएंगे आपको। शासकीय हो या सार्वजनिक मामले, शासकीय या सार्वजनिक मामले के संबंध में, शासकीय या सार्वजनिक मामले के संदर्भ में, शासकीय या सार्वजनिक मामलों के संदर्भ में शोध करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। क्लियर है? तो ये हानि प्रतिवेदन के रूप में सबसे पहले लोक प्रशासन का विकास दिखाई देता है। अब अगली बात करेंगे हम, जिसे कहा जाएगा सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन, और इसी समय होगा 1967 में, और कहाँ होगा? वो भी अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका में भी कहाँ होगा? आपका फिलाडेल्फिया में। ठीक है, तो लिखते हैं अगली बात। सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन, और ये कब होगा सम्मेलन? 1967 में ही, और कहां पर होगा? ये यूएसए के फिलाडेल्फिया, यूएसए के फिलाडेल्फिया। और इसके चेयरमैन किसको बनाया जाएगा? एक समाजशास्त्री, वहां की एक संस्था है, अमेरिकी सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्री परिषद है। कौन सी परिषद? और उसी परिषद में से एक व्यक्ति को चार्ल्स वर्थ को क्या बनाया जाता है? चेयरमैन या अध्यक्ष। इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। और कौन सी संस्था इस सम्मेलन का हैंडआउट मतलब हैंडल कौन कर रही है इस सम्मेलन को? उस संस्था का नाम भी लिख लीजिएगा, अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान, अमेरिकी
राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्री परिषद। यही परिषद इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इस सम्मेलन के लिए अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया जा रहा है? चार्ल्स वर्थ को। अब इसका काम भी क्या, इसमें क्या बात है, अभी तो सम्मेलन हो रहा है, अब सम्मेलन में किन बातों की चर्चा की जा रही है वो देखना होगा कि इस सम्मेलन के अंतर्गत चार्ल्स वर्थ को अध्यक्ष बनाया गया और संस्था काम कर रही है अमेरिकी राजनीति विज्ञान समाजशास्त्री परिषद। और इसमें यह कहा जा रहा है कि नवीन लोक प्रशासन को कैसे और अच्छे बिंदु को इसमें कोट किया जाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है। इन्होंने पहली बात क्या कही, एक चुनौतीपूर्ण बात कही कि वैसे तो लोक प्रशासन को अधिक मजबूती प्रदान करना या फिर इसके क्षेत्र को स्पष्ट करना ये तो कठिन कार्य है। क्लियर है? आप बिंदुवार में इसके एक एक बिंदु लिखूंगा और एक एक बिंदु को आप कोट करते जाइएगा, उसी को मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु लिखिएगा, सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन से क्या बात सामने निकल कर आई है, उन्हीं बातों की हमें चर्चा करनी होगी। लिखिएगा इस सम्मेलन का क्या निष्कर्ष निकला उसमें। पहला बिंदु, लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही, लोक प्रशासक को अलग ट्रेनिंग दीजिए और व्यावसायिक प्रशासन को अलग ट्रेनिंग दीजिए। दोनों को अलग अलग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण का कार्य अलग अलग दिया जाए। मतलब कि लोक प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रशासन का, लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन, इन दोनों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाए। दोनों को ट्रेनिंग अलग अलग दी जाए। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, अब नीति निर्धारण करने वाले लोग अलग होने चाहिए और लोक प्रशासन करने वाले लोग अलग होने चाहिए। इसका मतलब क्या कहा यहाँ पर, वैसे भारत में तो रिप्लाई है, भारत में दिखाई देता है विधायिका का काम क्या है, नीति निर्धारण करने वाले तो लोग विधायिका का काम कर रहे हैं, बाकी इसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहे हैं, लोक प्रशासक कर रहे हैं। तो कोई बात नई नहीं कही है, भारत में पहले से हो सकता है इसी से प्रेरित है भारत, क्योंकि 1961 में सम्मेलन हो रहा है। हमारी आजादी हुई कितने 17 साल हुए होंगे, 17-19 साल होंगे लगभग। तो यहाँ से ही बात ली गई होगी, तब जाकर दिखाई दे रहा है। वैसे हम तो ब्रिटिश की शासन प्रणाली से मतलब उससे अनुभवी हो चुके थे, तो वहां पे जो शासन प्रणाली जो संचालित थी उसे वेबसाइट पर लिया। तो देखिएगा अगला बिंदु बोलते हैं, ये तीसरे बिंदु के रूप में लिखिएगा कि नीति निर्धारण एवं लोक प्रशासन का विभाजन, नीति निर्धारण एवं लोक प्रशासन का स्पष्ट विभाजन, ऐसा लिख लीजिएगा, स्पष्ट विभाजन। और यहाँ पर इन्होंने पद सोपान की अवधारणा को अस्वीकृत किया। पद सोपान को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। आखिरी बिंदु लिख लीजिएगा इसमें, लोक प्रशासन के विषय एवं व्यवहार का अधिक ध्यान, लोक प्रशासन के विषय एवं व्यवहार का अधिक ध्यान शहरी दरिद्रता, गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की तरफ होना चाहिए। लोक प्रशासन के विषय एवं व्यवहार का अधिक ध्यान, लोक प्रशासन के विषय एवं व्यवहार का अधिक ध्यान शहरी दरिद्रता, गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की ओर होना चाहिए। ठीक है, आखिरी सम्मेलन की हम बात करेंगे इसमें।
न्यूयॉर्क में हुआ था अगला सम्मेलन, जो कि होगा आपका मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। तीसरा वाला बिंदु हमारा ये मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन ये कहां पर हो रहा है? यूएसए के कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में मिन्ना ब्रुक, मिन्न नहीं है, मिन्ना ब्रुक सम्मेलन। और कब आयोजित हो रहा है? सन भी लिख लीजिएगा इसमें, अगले ही साल 1968। लेकिन इसके 3 सम्मेलन होंगे। 2008 में भी लेटेस्ट सम्मेलन हुआ इसका। और ये सम्मेलन किसका था? युवा पीढ़ी का सम्मेलन, युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। मिन्ना ब्रुक सम्मेलन यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है, 1968 में हो रहा है। 3 बैठकें आयोजित होगी इसकी, और इसी में कौन से लोग शामिल है? युवा पीढ़ी के लोग शामिल है, इसलिए युवा पीढ़ी का सम्मेलन इसे कहा जाता है। और इसमें किस बात पर बल दिया गया? बल किस बात पर दिया गया कि परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? क्या कहा यहाँ पर कि परिवर्तन, जो समाज का बदलता स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस समाज के बदलते हुए स्वरूप में लोक प्रशासन किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है, या किस प्रकार से लोक प्रशासन की भूमिका दिखाई देती है, वो इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु है, या इसी बिंदु पर बल दिया जा रहा है। और इसमें आगे चलकर कहा जाएगा कि क्या आखिर करना चाहिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में, जिससे कि समाज परिवर्तन की आवश्यकताओं को फुलफिल किया जा सके। बस इसी परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका के मद्देनजर इसकी 3 बैठकें आयोजित होगी। और वो कब कब तीनों बैठक आयोजित होगी, अब तीनों पर किस बिंदु पर चर्चा की जाएगी, उन बिंदुओं को कोट करेंगे सर। अब ये जो मिन्ना ब्रुक सम्मेलन है, इस मिन्ना ब्रुक सम्मेलन में 3 बैठकें आयोजित होगी। और 3 बैठकें कब कब? 1968, 1988 और एक हो जाएगी 2008। 1968, 1988 और 2008। अंतराल देख रहे हैं आप? 20 ईयर, यहाँ भी अंतराल देख रहे हैं? 20 ईयर, मतलब 20 वर्ष के अंतराल में 3 बैठकें आयोजित हो रही है। और इन तीनों बैठक का मुख्य मोटो क्या है, उसी मोटो की हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा कि प्रथम मिन्ना ब्रुक सम्मेलन, प्रथम मिन्ना ब्रुक सम्मेलन। प्रथम मिन्ना ब्रुक सम्मेलन। लिखिएगा, इसमें एक ही लाइन लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। लिखिएगा, प्रथम सम्मेलन का मुख्य फोकस बिंदु, प्रथम सम्मेलन का मुख्य बिंदु सामाजिक समरसता और परिवर्तन था। मुख्य बल सामाजिक समरसता और परिवर्तन पर था। फिर दूसरा बिंदु लिखिएगा, दूसरे सम्मेलन में मुख्य रूप से दूसरे सम्मेलन में मुख्य रूप से नीति और आर्थिक पृष्ठभूमि पर बल दिया गया। नीतियां कौन बनाएगा, किस प्रकार की नीतियां बनाएगा, उस नीतियों तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पर, कौन सी नीतियों में कितना बजट का निर्धारण करना चाहिए, नीतियों एवं आर्थिक पृष्ठभूमि पर बल दिया गया। फिर लिखिएगा, तीसरे सम्मेलन में 2008 में जो हुआ था, तीसरा सम्मेलन
और तीसरे सम्मेलन में लिखिएगा कि इस सम्मेलन में लोक प्रबंधन तथा सुदृढ़ लोक प्रशासन पर बल दिया गया। सुदृढ़ लोक प्रशासन पर बल दिया गया। आखिरी बिंदु बचा हमारा लोक प्रशासन के लक्ष्य। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य, और लक्ष्य में 4 बिंदु है, 5 बिंदु मुख्य रूप से, बस 5 बिंदु को ध्यान में रखेंगे। आपके लक्ष्य वाला क्वेश्चन अगर बनता है तो 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा। ये इसमें क्या बात करेंगे हम, क्या कि नवीन लोक प्रशासन की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता के बाद मूल्य, क्या मूल्य निर्धारण होना चाहिए नवीन लोक प्रशासन के लिए, ये भी इसका लक्ष्य हो सकता है। दूसरा सामाजिक समरसता या सामाजिक समता, सामाजिक समता, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, और एक और हो जाएगा आपका जिसमें होगा परिवर्तन। ठीक है, समाज परिवर्तन बोल सकते हैं। ये 4 प्रमुख लक्ष्य चारों लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर प्रासंगिकता के अंतर्गत क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, नवीन लोक प्रशासन तथ्यों की प्रासंगिकता पर अधिक बल देता है। अगर बात करें नवीन लोक प्रशासन की, तो ये तथ्यों की प्रासंगिकता पर, प्रासंगिकता लिखी है, प्रासंगिकता, ठीक है। तो नवीन लोक प्रशासन जो है आपके प्रासंगिकता पर अधिक बल देता है, और साथ ही परंपरागत लोक प्रशासन की कार्यकुशलता जो थी और मितव्ययिता थी उस पर ज्यादा बल दे रहे थे परंपरागत लोक प्रशासन। लेकिन यह इन बातों को नेग्लेक्ट करता हुआ सीधा ये कार्यकुशल की सुदृढ़ीकरण, साथ में हमने देखा कि ये अब निर्देशात्मक हो गया, विवरणात्मक से किस में आ गया, निर्देशात्मक में आ गया, साथ में तटस्थता से किस ओर आ गया है। बिंदु ध्यान होगा, सबसे पहला एक बिंदु बताया गया था कि तटस्थता से किस ओर आया है, नमनीय तटस्थता की ओर। वही बात करेंगे, सामाजिक प्रतिबद्धता बढ़ रही है, तो सामाजिक समता में क्या हो रहा है, सामाजिक समता कब आएगी, जब सामाजिक प्रतिबद्धता बढ़ेगी। तो यहाँ पे बिंदु रहेगा आपका सामाजिक प्रतिबद्धता। सामाजिक प्रतिबद्धता की अगर प्रासंगिकता में बात करें तो प्रासंगिकता में आप क्या लिख सकते हैं, प्रशासनिक नैतिकता, और मूल्यों में क्या लिख सकते हैं आप, जवाबदेहिता। जवाबदेहिता के साथ और क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रासंगिकता, या मूल्य में भी लिख सकते हैं। मूल्य का मतलब यहाँ पे प्रतिबद्ध शासन प्रणाली। ये मूल्य किसके हैं, आपके लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के मूल्यों की बात की जा रही है। जैसे की पॉइंट इसे लिखेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा कि प्रासंगिकता के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन का अधिक बल है, जहां पर परंपरागत लोक प्रशासन किस पर, मितव्ययिता पर या फिर कार्यकुशलता पर था। तो ये किस पर हो गया, आपका प्रासंगिकता पर अधिक बल दे रहा है। प्रासंगिकता से आशय क्या हो गया यहाँ पर, नवीन शोध कार्य या प्रशासनिक नैतिकता। प्रशासनिक नैतिकता के साथ और क्या लिख सकते हैं आप, नवीन शोध कार्य, नवीन शोध कार्य, नए नए या फिर नवाचार, नवाचार लेकर आता है नवीन लोक प्रशासन। आपने एक शब्द मैंने पढ़ाया था, शायद आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, एक पोस्ट कोड की चर्चा की थी हमने, पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब क्या होता है, पोस्ट कार्ब में आपका योजना बनती है, संगठन बनते हैं, साथ में स्टाफिंग होता है आपका, स्टाफिंग के बाद आपका बजटिंग भी होता था उसमें, बजटिंग के बाद उसके बाद रेगुलेटिंग भी होता था उसका। तो ये सारी चीजों के होने मतलब पोस्ट कोर्ब के अंतर्गत जो भी चीजें शामिल थी, उनके साथ साथ यहाँ पर अध्ययनकर्ताओं का समाज में मूलभूत समस्या क्या है, चिंताएं क्या है, उनमें उसकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती है नवीन लोक प्रशासन में।
मैं निष्कर्ष के तौर पर आपको लिखवा दूंगा। और मूल्य में आप ध्यान रखिएगा, मूल्य में जवाबदेहिता को लक्षित किया जाता है, प्रतिबद्ध शासन प्रणाली को लक्षित किया जाता है। वहीं सामाजिक समरसता की बात करें तो सामाजिक प्रतिबद्धता की बात की जाती है। या जनोन्मुखी होना चाहिए, या नागरिक उन्मुखी होना चाहिए, या ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए, ग्राहकोन्मुखी, सभी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। या जनोन्मुखी, ये लक्ष्य हो सकते हैं। अब समाज में परिवर्तन लाना है तो कैसा समाज है हमारा, मतलब समाज में क्या चीज है, शोषण मूलक समाज है तो शोषण मूलक समाज की समाप्ति, तो शोषण मूलक समाज की समाप्ति ये लक्ष्य होना चाहिए। शोषण मूलक समाज व्याप्त नहीं रहना चाहिए। भ्रष्टाचार भी समाप्त होना चाहिए, तो समाज का परिवर्तन होगा। साथ में समाज में क्या दिखाई देता है, आर्थिक विषमता नजर आती है या नहीं, आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता को समाप्त किया जाए। तो ये इतने बिंदु को कोट करते हुए आप 5 मार्क क्वेश्चन यहां से भी तैयार कर सकते हैं। तो समाज परिवर्तन के अंतर्गत नवीन लोक प्रशासन के द्वारा जो लक्षित किया जाता है वो प्रमुख बिंदु शोषण मूलक समाज की समाप्ति करना, आर्थिक विषमता को समाप्त करना, या सीधा आप बोल दे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, ऐसा कुछ कार्यान्वयन किया जाए। अब एक निष्कर्ष लिखिएगा नीचे, ये बिंदु लिख लेने के बाद एक निष्कर्ष लिखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन, इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन, इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन को समन्वित प्रशासन भी कहा जा सकता है, को समन्वित प्रशासन भी कहा जा सकता है। क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही साथ, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही साथ इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन को समन्वित प्रशासन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक ही साथ राजनीति और प्रशासन, राजनीति और प्रशासन, नीति निर्माण एवं नीतियों का क्रियान्वयन, नीति निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन तथा सामाजिक न्याय को समायोजित किया जाता है, तथा सामाजिक न्याय को समायोजित किया जाता है। मतलब राजनीति भी आ गया, प्रशासन भी आ गया, आपका इसमें नीति निर्माण आ गया, नीति का क्रियान्वयन आ गया, साथ में आपका सामाजिक न्याय कैसे करना चाहिए, शोषण मूलक समाज होना नहीं चाहिए, वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, आपका नवीन लोक प्रशासन के अंदर। इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिखते हुए समाप्त कर सकते हैं। अब बारी आपकी होगी कि नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है। कुछ की पॉइंट अगर लिखना चाहें, समय बचा है इसमें लगभग है समय अपने पास, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बिंदु कोट करके वो लिखवाऊंगा ताकि आप उन बिंदुओं को अच्छे से लिख पाए कि लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन में क्या अंतर के बिंदु दिखाई देते हैं। दोनों में अंतर के बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो लोक प्रशासन की बात की जाए तो लोक प्रशासन में क्या होता है कि लोक प्रशासन राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन को स्वीकार करता है। मतलब ये क्या बोलता है कि राजनीति भी होना चाहिए, राजनीति अलग पक्ष होना चाहिए और प्रशासन अलग पक्ष होना चाहिए। तो इसमें सीधी बात कही है कि यह राजनीति और लोक प्रशासन का द्विविभाजन को स्वीकार करता है। राजनीति एवं लोक प्रशासन के द्विविभाजन
वो क्या करता है, स्वीकार, और ये क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पे क्या बिंदु लिखेंगे सीधा कि यह स्वीकार नहीं करता है द्विविभाजन को। यहाँ पर प्रशासनिक नैतिकता का अभाव, प्रशासनिक नैतिकता यहाँ पे क्या होती है, नहीं होती, जबकि यहाँ पे प्रशासनिक नैतिकता होती है। अगला बिंदु, यहाँ पर लोक प्रशासन का क्या होता है, केंद्रीकरण। ये पद सोपान की बात कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण। तीसरा बिंदु इसका क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। ठीक है, चौथा बिंदु देखिएगा, चौथा बिंदु और पांचवा बिंदु, दो बिंदु और बचे इसमें। यहाँ पर हमने आज ही देखा था कि चौथा बिंदु यहाँ पे तटस्थता की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे जवाबदेहिता नहीं होती है, जवाबदेहिता यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे कैसी तटस्थता नजर आ रही, नमनीय, नमनीय तटस्थता, जवाबदेहिता, दोनों नजर आ रही है, यहाँ दोनों चीजें हैं। और आखिरी बिंदु लिख सकते हैं आप, आखिरी बिंदु लिखिएगा, कार्यकुशलता। कार्यकुशलता होती है यहाँ पर, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे कार्यकुशलता नहीं होती है, कार्यकुशलता होती है, लेकिन साथ में यहाँ पर सामाजिक प्रतिबद्धता होती है। उधर सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं होती, यहाँ पे सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं होती, जबकि यहाँ पे सामाजिक प्रतिबद्धता होती है। ये थे आपके 5 बिंदु अंतर करने के। बाकी आप प्रशासन वाला, लोक प्रशासन वाला वीडियो देखें तो कुछ और पॉइंट आपको वहां से मिलेंगे, और नवीन लोक प्रशासन में कुछ और बिंदु मिलेंगे, तो आपको दोनों का अंतर करके और भी बढ़ा सकते हैं। 5 बिंदु लिखवाना मेन उद्देश्य था कि 5 बिंदु आपके पास हो जाने चाहिए। चलिए, इस क्लास को अब यहीं पर रोकेंगे हम लोग, और जस्ट 15 मिनट के बाद हम एमपी वाला हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुक्रिया क्लास में पधारने के लिए। थैंक यू।